Hello students, today we are going to read the lesson of history, class 9th, the French Revolution. French Revolution, France की क्रांति. What is the importance of the French Revolution? What do you mean by French Revolution? And what are the reasons for this revolution? So, I want to tell you that the French Revolution is a landmark in the history of Europe and the world. It led an end of monarchy in France. A new system of governance was introduced in France, and people of France, they started thinking about liberty, freedom, equality of a person, and they understood that every person has its own importance. फ्रांस की जो क्रांति है या फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन है, उस रिवॉल्यूशन ने वह रिवॉल्यूशन एक मील का पत्थर साबित हुआ यूरोप में भी और पूरे वर्ल्ड में भी. इस क्रांति के बाद या इस रिवॉल्यूशन के बाद पूरी दुनिया में बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए. बहुत सारे देशों के लोगों ने फ्रांस की क्रांति से या फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होकर अपने देश में फ्रीडम के लिए लड़ाइयाँ लड़ी या अपने लिबर्टी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है, जिसके कारण फ्रांस के लोगों को खुद के महत्व के बारे में या खुद का महत्व उन्हें पता चला. तो हम सबसे ये 3 पार्ट्स में हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में. सबसे पहला है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ वो एक्चुअली क्यों हुआ? लुई 16 फ्रांस का जो राजा 1774 में उनको सत्ता मिली या उनको अपना सिंहासन मिला. लुई 16 जो था वो किस प्रकार का राजा था या वो किस प्रकार का शासक था या कैसा मोनार्क था जिसके कारण फ्रेंच पीपल अनसेटिस्फाइड थे, और यह जो अनसेटिस्फैक्शन था वो लोगों के बीच इतने तेज़ी से बढ़ता गया और उन्होंने लुई 16 के अगेंस्ट जो भी विद्रोह किया या जो भी रिवोल्ट किया उसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं. सेकेंड पॉइंट है इंसिडेंट एट बास्टिल. आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो लेसन है वो जो स्टार्ट होता है वो एक इंसिडेंट से स्टार्ट होता है. यह इंसिडेंट जुड़ा हुआ है आगे आप जो लेसन पढ़ेंगे उससे, परंतु इंसिडेंट को पहले दे दिया गया है. तो उस इंसिडेंट के बारे में अपन पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे सोसाइटी ऑफ फ्रांस इन लेट 18th century. So as I told you, French Revolution is a great inspirer for all the countries at that time in 18th century, and due to this French Revolution, Louis XVI, the King Louis XVI was thrown back. He was outthrown from his place, and he got his place in 1774. जब लुई 16 1774 में फ्रांस में उनको शासन मिला, उसके बाद उनके जो काम करने का तरीका था या उस समय फ्रांस की जो हालत थी उससे जो लोगों को तकलीफ़ें हुई और उन तकलीफ़ों के कारण लोगों में जो असंतोष होता गया उसके कारण जो विद्रोह हुआ वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहलाता है. अब हम आएंगे इंसिडेंट एट बास्टिल. 14 जुलाई 1789. 14 जुलाई बास्टिल इज़ अ प्लेस, एक फोर्ट्रेस है पेरिस के पास, फोर्ट्रेस ऑफ बास्टिल. पेरिस में अचानक एक अफवाह फैलने लगी. देयर वाज अ र्यूमर कि जो किंग लुई 16 हैं उन्होंने लोगों को मारने के लिए अपना ट्रुप भेजा है या अपनी आर्मी भेजी है. एंड ड्यू टू दिस र्यूमर पीपल दे वर वेरी मच अनॉयड because already these people were unsatisfied, they were not getting proper food, they were not getting anything properly. तो वो राजा के प्रति अपना असंतोष पहले से ही जाहिर कर चुके थे. वो राजा से खुश नहीं थे, वो मोनार्की से खुश नहीं थे और वो चाहते थे कि लुई 16 को वो सत्ता से हटाएं. बट इट वाज एक्चुअली द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज़ नॉट अ वन इंसिडेंट, इट इज़ अ चेन ऑफ इंसिडेंट्स. धीरे धीरे एक के बाद एक घटनाएं ऐसी होती गई कि फ्रांस के लोगों को क्रांति के लिए या रिवॉल्यूशन के लिए मजबूर होना पड़ा. तो ये कोई केवल एक घटना नहीं है, दिस इज़ द चेन्स ऑफ
this is a chain of incidents. So incident in Bastille 14 जुलाई 1789 को पेरिस में लगभग 7,000 people they gathered together. Why they gathered there? Because they heard a rumor. उन्होंने एक अफवाह सुनी थी कि लुई 16 ने लोगों को मारने के लिए एक सेना भेजी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सही में एक अफवाह थी। वो सेना वहाँ क्यों आ रही थी उसके कारण हम आगे देखेंगे, परंतु इस कारण से लोग अचानक नाराज़ हो गए और लोगों ने सोचा कि हमें भी इसका सामना करना चाहिए, और इसका सामना करने के लिए उनके पास हथियार नहीं थे। They didn't have any kind of ammunition with them. They want weapons and ammunition, and in search of these weapons and ammunition they went to all the government offices and government buildings, and they destroyed all the government offices and buildings. And in this in this continuation they went to, some of them they went to Bastille, fortress of Bastille. एक्चुअली फोर्ट्रेस ऑफ बास्टिल एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे ऐसा माना जाता था कि राजा अपने विरोध में बोलने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना किसी केस के वहाँ पे कैद कर देता है, वहाँ इम्प्रिजन कर देता है। कहाँ? प्रिजन ऑफ बास्टिल। बास्टिल इज नेम ऑफ ए प्लेस। ये एक फोर्ट्रेस है, छोटा किला। वहाँ पे राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था, ऐसी अफवाह थी। और इसीलिए पेरिस के लोगों के प्रति उस प्लेस के लिए मन में एक बहुत ही ज़्यादा हेट्रेड थी, घृणा थी। सो जब ये र्यूमर फैली कि राजा जो हमला करने के लिए आने वाला है, राजा अपनी सेना भेज रहा है हमला करने के लिए, लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हमको भी एम्युनिशन की आवश्यकता है, तो जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ऑफिसेस, पैलेसेस हैं उनको लूट लिया जाए और वहाँ से हम एम्युनिशन और वेपन्स इकट्ठे कर लें। और इसी सिलसिले में करीबन 3,000 लोगों की भीड़ बास्टिल के फोर्ट्रेस में पहुंची, परंतु वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैदी नहीं थे, वहाँ केवल 7 प्रिजनर्स थे। उन लोगों को छुड़ाया गया और वहाँ का जो कमांडर था, ही वाज किल्ड इन दैट अटैक। वहाँ के कमांडर को मार डाला गया। पर लोगों की चिढ़ या लोगों का द्वेष, घृणा या गुस्सा यही नहीं रुका। उन्होंने क्या किया, बास्टिल का जो फोर्ट्रेस था वहाँ की ईंट और पत्थर एज अ सोवेनियर मतलब एक यादगार के रूप में मार्केट में बेचना शुरू की। और आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि लोगों ने उन पत्थरों को खरीदा। उन पत्थरों को क्यों खरीदा? वो इसलिए खरीदा क्योंकि वो पत्थर प्रतीक थे। दे वर द सिंबल, दीज bricks and stones were the symbol for the they destroyed the fortress of Bastille. ये राजा या जो किंग लुई 16 थे उनके विरोध में एक प्रतीक था, सिंबल था, लोगों की खुशी का एक पल था कि हमने इस राजा के फोर्ट्रेस को गिरा दिया है। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच पीपल वेयर हेटेड हिम। कितना लोग लुई 16 से नफरत करते थे कि केवल एक अफवाह पे वहाँ बास्टिल का फोर्ट्रेस गिरा दिया गया। तो 14 जुलाई 1789 की बात है। करीबन 7,000 लोग पेरिस में इकट्ठे हुए एंड दे केम टू नो दैट वन आर्मी इज कमिंग टू किल देम एंड दे स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग all the government buildings. Why? In search of ammunition, so they can also battle with them, with the troop of or with the army of the king. And after that, some of them they went to the fortress of Bastille, and there they killed the commander of that fortress. और जितने 7 prisoners थे उनको उन्होंने वहाँ से छुड़ा लिया। और इसके बाद उन्होंने वहाँ के जो पत्थर थे या ईंट थी या ब्रिक्स थे उनके टुकड़ों को बाज़ार में बेचा। और मैंने आपको बताया कि लोगों ने इसको ख़रीदा भी। ये प्रतीक थे लोगों का, लोगों के ईर्ष्या, गुस्सा जो लुई 16 के लिए रखते थे। और इस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट एट बास्टिल, जो आपके एनसीईआरटी की बुक के चैप्टर 1 में, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 1 में स्टार्टिंग यहाँ से दिया हुआ है। और इसके बाद हम चलेंगे सोसाइटी ऑफ फ्रांस इन लेट 18th सेंचुरी। हमने अभी पढ़ा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंसिडेंट एट बास्टिल। नाउ वी आर गोइंग टू रीड सोसाइटी ऑफ फ्रांस इन लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी में फ्रांस की जो सामाजिक व्यवस्था थी या जो सोसाइटी थी फ्रांस की, वो उसका पैटर्न थोड़ा अलग था। उसके बारे में हम जानेंगे। फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स। फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी।
द फर्स्ट स्टेट वॉज कॉल्ड क्लर्जी। क्लर्जी का मतलब होता है हिंदी में धर्म के उच्च अधिकारी। ये क्लर्जी लोग चर्च से रिलेटेड रहते थे। ये क्लर्जी लोग जो रहते थे वो बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड रहते थे। बाय बर्थ दे वर प्रिविलेज्ड एज, यदि कोई क्लर्जी के परिवार में या उनके खानदान में पैदा हुआ है तो ही विल बी द नेक्स्ट क्लर्जी इन दैट। तो ये एक परंपरा के रूप में चलता था। एंड द पीपल ऑफ फर्स्ट स्टेट दे एंजॉयड एवरीथिंग। वो हर चीज़ को बहुत एंजॉय करते थे। उनके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी। दे हैड वास्ट लैंड एंड वेल्थ, एंड नॉट ओनली द वास्ट लैंड एंड वेल्थ, दे हैड मैनी सर्वेंट्स ऑल्सो। देन दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टैक्सेस। किसी भी तरह का टैक्स ये क्लर्जी लोग नहीं देते थे, और वो बहुत सारे प्रिविलेजेस को बाय बर्थ एंजॉय करते थे। प्रिविलेज को बाय बर्थ एंजॉय करना मतलब बहुत सारे अधिकार ऐसे, भले व्यक्ति में योग्यता हो या ना हो, वो अधिकार उनको शुरू से मिल जाया करते थे। तो एज आई टोल्ड यू, द फर्स्ट स्टेट वाज क्लर्जी। दे वर रिलेटेड टू द चर्च, एंड वॉट एवर दे यूज टू टेल द किंग और द पीपल हैड टू लिसन टू देम। लोगों को उनको सुनना पड़ता था। द सेकेंड स्टेट नोबिलिटी। आपने हिंदी में दरबार सुना होगा। दरबार में जो अच्छे, राजा के दरबार में जो अच्छे पदों पर या प्रधान पदों पर लोग रहते थे वो नोबल या नोबिलिटी के लोग कहलाते थे। तो द पीपल ऑफ नोबिलिटी और नोबल, they also had vast land and wealth, and they were also exempted from the paying from the taxes. Not only that, they used to take feudal privileges. उनके पास feudal यानी जमींदारी प्रथा से जुड़ा हुआ या मालिकाना हक रखने वाला, ये लोग क्या करते थे, सेकेंड स्टेट के लोग, नोबिलिटी वाले लोग, ये गरीब किसानों से टैक्स लेते थे और उस टैक्स को राजा को देते थे। बदले में राजा उन टैक्स को लेने के बदले में उनको कुछ पे करते थे। They used to take taxes from the peasants. और जो थर्ड स्टेट जो था वो था the rest of the population. The rest of the population, they can be, most of them, 90% of them were peasants, businessmen, merchants, tailors, or all the people who are doing work for their survival. जो गरीब भी थे, मध्यम वर्ग के भी थे, मिडिल क्लास के भी थे। अब ये जितने भी लोग थे, इनको बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे। क्लर्जी या चर्च के लोग इनसे जो टैक्स लेते थे वो था टाइथेस, TITHES, और ये इनको टैक्स देना ही पड़ता था, चाहे इनके पास फसल हो या ना हो, चाहे इनके पास पैसे हो या ना हो। उसके अलावा टैले, एक डायरेक्ट टैक्स होता था जो इनको भरना पड़ता था। ये जो टैले टैक्स रहता था ये नोबिलिटी वाले लोग देते थे, और मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस वर टेकन बाय दीज पीपल। और ये तब होता था कि जब लोगों के पास यदि पैसे नहीं है, लोगों की फसल नहीं हुई है, किसी प्रकार का तूफान आ गया है, या मौसम की मार पड़ गई है, या गरीबी है, तो भी ये जो थर्ड स्टेट थी, द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, द थर्ड स्टेट, दे हैड टू पे द टैक्सेस। और यदि वो टैक्स नहीं देते थे तो बड़े ज़मींदार या ये नोबिलिटी वाले या क्लर्जी वाले उनकी ज़मीनों को हथिया लेते थे या उनसे फ्री में काम कराते थे। तो ये जो 90% ऑफ पॉपुलेशन था वो गरीबी की मार झेल रहा था। Louis XVI was not at all interested in these people because clergy and nobility, these two states were giving wrong information to the king. वो गलत इन्फॉर्मेशन देते थे इस थर्ड स्टेट के बारे में। और लुई 16 ने कभी थर्ड स्टेट के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया, ना ही उनकी ओर ध्यान दिया। एंड दिस वाज द रीज़न फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और यही एक रीज़न था जिसके कारण लोग लुई 16 से चिढ़ने लग गए थे। उनके प्रति उनके मन में उस राजा के प्रति घृणा और द्वेष उत्पन्न होने लग गया था, और यही रीज़न था जो फ्रेंच रिवोल्यूशन का कारण बना। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखा? The French Revolution, it is a landmark in the history of Europe and the world. It led an end of monarchy in France. Not only that, a new system of governance was introduced. It introduced to people about the liberty, freedom and equality. People, they started understanding the meaning of these things. And they also understood that everything is not privileged for some people. And after that,
वी रेड इंसिडेंट एट बैस्टिल, फोर्ट्रेस ऑफ बैस्टिल में कौन सा इंसिडेंट हुआ, कितने लोग आए थे और किस प्रकार से लोगों को एक र्यूमर ने लोगों को अटैक करने पे मजबूर कर दिया। उसके बाद हमने देखा सोसाइटी ऑफ फ्रांस इन लेट 18th सेंचुरी। जो सोसाइटी का ढांचा था वो किस प्रकार का था, द फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, द सेकेंड स्टेट नोबिलिटी एंड द थर्ड स्टेट रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। क्लर्जी चर्च के धर्म के अधिकारी होते थे जिनके पास बहुत पैसा होता था और जो उनके पास ज़मीन भी बहुत ज़्यादा होती थी और वो किसी भी प्रकार का टैक्स पे नहीं करते थे। नोबिलिटी की भी यही स्थिति थी, उनके पास भी पैसा होता था, वो सेकेंड स्टेट के लोग माने जाते थे, परंतु वो थर्ड स्टेट के लोगों से टैक्स लेते थे। द थर्ड स्टेट जो बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट्स हैं, हॉकर्स हैं, पीसेंट्स हैं, ये सारे लोग मिला के थर्ड स्टेट बनाते थे। इस थर्ड स्टेट के लोगों की हालत ख़राब थी, फाइनेंशियली दे वर नॉट एट ऑल इन गुड कंडीशन एंड इन दैट कंडीशन दे हैड टू पे चर्च टैक्स, टाइथेस and tally a direct tax and many indirect taxes, and this was the reason for the unsatisfaction against the king of France, that was Louis XVI. So next video में हम Louis XVI के बारे में पढ़ेंगे।